वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे और फंडे को थोड़ा सा स्टडी डे बनाते हुए आज कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कुछ नॉर्मल बातें आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी है जिनके बारे में फ्यूचर में हम लोग कुछ सोचेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर जो है स्टडी के साथ में कुछ आप लोगों को डिफरेंट चीजें भी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो एक डिफरेंट चीज यहाँ पर ये है जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैग में पूछा था। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आप लोग किस माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी पोस्ट करता हूं, जैसे कि मैंने एथिक्स से रिलेटेड पोस्ट की थी, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर इसको हिंदी में भी पोस्ट कीजिए। तो मैं एक बार को जानना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग यहां पर जाकर एक बार अपनी वोट जरूर दीजिएगा, इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी टैग में जाकर आप लोगों को वोट देना है, ठीक है। तो यहां से उसी के हिसाब से फिर मैं देखता हूं आगे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो एक ये डिसीजन लेना है मुझे, तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया कीजिए जब भी कम्युनिटी टैग में मैं कोई भी वोटिंग कराता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ जानना चाह रहा हूं जिसमें मुझे कंफ्यूजन है कि हाँ क्या किया जा सकता है आगे चलकर। तो एक तरीके से आप लोगों की वोटिंग यहां पर क्लैरिटी लेकर आएगी कि हाँ किस कैटेगरी में कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो आप लोग किस तरीके से आगे लेकर चलना चाहते हैं। टाइमिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा आगे चलकर मैं, तो उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगा, यानी कि जो भी यहां पर क्वेश्चन पूछा करूं उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट जरूर किया कीजिए। ये आगे फ्यूचर में आप लोगों को कोई ना कोई प्रोग्रेस देखने को मिलेगा जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिक पर्पज बस इसका यहां पर यही रहता है। बाकी संडे जो होता है उसमें आप लोगों को एक तो काम करना है कि जो सैटरडे में आप लोग ऐसे देता हूं उसको आप लोग कंप्लीट करना है। संडे और सैटरडे 2 दिन आप लोगों के पास में होते हैं। तो अब की बार का जो निबंध आप लोगों को दिया था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर दिया था, तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से लिखिए। एक केस स्टडी भी मैंने पोस्ट की थी टेलीग्राम में, तो उसको भी जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर आप लोगों को देकर चलना है, ताकि आप लोग लंबे समय तक चीजों को रिवाइज करेंगे तो याद रख पाएंगे और एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे, ओके। तो एक छोटी सी बात थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। और एक फैमिली मेंबर के द्वारा ये पिक्चर शेयर की गई है, रियली हार्ट टचिंग यार, इतना प्यार आप लोग दिखाते हो, ये एक तरीके से मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना लार्ज स्केल पर इस लेवल पर आकर कनेक्ट होते हो तो ये मेरे लिए मोटिवेशन बनता है कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं, जब भी मुझे टाइम मिले कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें चलती रहें, आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आती रहें। तो यही एक ऐसा मोटिवेशन है, यही आप लोग बोल सकते हैं, ये जो आप लोग का जो रेस्पेक्ट है मेरे लिए, यही एक फीस है जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए हर टाइम मोटिवेट करती रहती है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ये मैंने आप लोग कल ही पढ़ाया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बात की जा रही है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। बोला जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है इस साल ये 10.3% से, ये बात बोली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो ग्लोबल आउटपुट रहने वाला है वो यहां पर 4.4 के करीब यहां पर श्रिंक करने वाला है, यानी कि सिकुड़ने वाला है। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर महीने की, तो इसका टाइटल रहा है अब की बार ए लॉन्ग एंड द डिफिकल्ट एसेंट, ठीक है। तो ये यहां पर अब की बार रिपोर्ट रही है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो ये आंसर आप लोग को बताना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दिएगा, उसके बाद में आप लोग को आंसर देखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, आंसर क्या सही है। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, इसके साथ में आंसर देखिए अब यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि जो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर वो वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं है, वो आईएमएफ की रिपोर्ट है। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और ये 2 बार प्रस्तुत की जाती है साल में, एक बार प्रस्तुत की जाती है अप्रैल के महीने में और एक बार प्रस्तुत की जाती है अक्टूबर के महीने में। अब की बार की जो रिपोर्ट है जो यहाँ पर अभी देखने को मिली, इसका टाइटल है ए लॉन्ग एंड द डिफिकल्ट एसेंट, ठीक है। तो ये अब की बार का रिपोर्ट है, उसका टाइटल है। तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब की बार बोला गया है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम रीजन में जो इकोनॉमी सिकुड़ने वाली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, तो उसमें ये यहां पर इंडिया है -10.3, ब्राजील है -5.8, रसिया है -4.1, चाइना है 1.9। तो चाइना पॉजिटिव डायरेक्शन में, साउथ अफ्रीका -8, वर्ल्ड की जो एक सिकुड़ने वाली है 4.4 के माइनस में जा रही है। पर लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए इसके द्वारा जो प्रोजेक्शन लगाया गया है वो काफी अच्छा लगाया गया है पहले के कंपेयर में। इंडिया की इकोनॉमी को बोला गया है कि 8.8 के रफ्तार से बढ़ने वाली है,
फिर यहां पर बोला गया ब्राजील की 2.8, रसिया की बोला गया 2.8, चाइना की बोला गया 8.2, साउथ अफ्रीका की बोला गया 3। ठीक है, ये आखिर ये कंट्री के नाम यहां पर क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो बेसिकली काउंट करने की कोशिश की जा रही है, जो ब्रिक कंट्री है उनको काउंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रिक में कौन कौन आता है? तो 5 कंट्री आती है, इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया था, बाद में चलकर साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग से मेंबर नहीं है, पर लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है इंडिया और चाइना, वो इसका पार्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है? इन 2 कंट्री से हम लोग थोड़ा सा काउंट कर चल सकते हैं। तो ब्रिक कंट्री के बारे में यहां पर ये एक डेटा है जो कि आप लोग याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग यहां पर याद रखना है, नेक्स्ट ईयर ब्रिक की जो समिट है वो इंडिया में होने वाली है। इसी के साथ में जो यहां पर G20 की जो मीटिंग है वो भी इंडिया होस्ट करने वाला है आने वाले टाइम में। और आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशन के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन में हमारी नॉन परमानेंट मेंबर की सीट 2021 और 2022 के लिए हम लोग ऑलरेडी उसको एक तरीके से परमानेंट कर चुके हैं, यानी कि 2 साल के लिए हम लोग यहां पर यूएन के अंदर रहने वाले हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया जो है एक ग्लोबल लीडर का काम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इन सब चीजों पर उसको फोकस देकर चलना चाहिए, क्या क्या चीजें वो सुधार सकता है। तो इसके चलते भी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स से भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और अगर मेंस के लिए आप लोग कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी इंडिया को एज ए लीडर के तरीके से अगर आप लोगों को प्रस्तुत करना है तो ये पॉइंट्स आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कोविड-19 के बारे में आप लोगों को पता है क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर केस निकल कर आ रहे हैं, पर लेकिन वैक्सीन की प्रोग्रेस भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 ये रसिया के द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड में रजिस्टर वैक्सीन के नाम पर यहां पर जानी जा रही है, जो कि अभी अंडर ट्रायल चल रही है। तो हमारी कंट्री में डॉक्टर रेड्डीज जो चैन है यहां पर, उनको बेसिकली ये यहां पर काम करने के लिए दिया गया है कि हमारी कंट्री में ये दवाई जो है वो सब तक पहुंचाई जा सके। बेसिक फोकस क्या है? फोकस यहां पर ये है कि कोल्ड स्टोरेज चेन यहां पर डेवलप की जाएगी ताकि जो दवाइयां हैं उनको प्रॉपर रखा जा सके और वो खराब न हो। इसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर फोकस देना पड़ेगा, यानी कि लोगों तक, दूर दराज वाले एरिया में, गांव तक ये दवाई पहुंचाई जा सके। जहां पर भी लगता है कि यहां पर ये बीमारी है, यानी कि सबको टीका लगाना पड़ेगा, तब जाकर काम चलेगा। मॉनिटर करना है मैकेनिज्म को, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से सोचिए क्या उसी तरीके से चल रही हैं या फिर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो फिलहाल की डेट में जो केस हैं वो थोड़े कम आने स्टार्ट हो गए हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम आ रहे हैं। आज के डेट में भी हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर बरकरार है आफ्टर यूएसए। तीसरे नंबर पर आप लोगों को ब्राजील देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर खतरनाक है। तो इसके चलते जो स्पुतनिक 5 जो यहां पर ये दवाई है, ये वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि फर्स्ट रजिस्टर जो वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19। तो इसके बारे में आप लोग एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लगी यहां पर, ये आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की थी। तो वर्ल्ड में कुछ ऐसे लीडर हैं, हम लोगों ने देखा था कोविड-19 को कौन ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं। तो जहां पर वर्ल्ड में जो लीडर हैं वो वुमेन है, वो कोविड-19 को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे। इनमें से एक नाम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये था जैकिंडा आर्डर्न। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी जो है ये न्यूजीलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा कोविड-19 को काफी अच्छे से टैकल किया गया। यानी कि न्यूजीलैंड की जो लीडर हैं इनके द्वारा कोविड-19 के साथ में काफी अच्छे से लड़ाई की गई, और अपनी कंट्री के जो सिटीजन हैं उनको अच्छे से यहां पर प्रोटेक्ट किया गया। तो उसी का इनको अभी रिवॉर्ड भी मिला। उसी का इनको रिवॉर्ड क्या मिला? अभी यहां पर इनको जो रिवॉर्ड मिला है, इनकी लेबर पार्टी शानदार विक्ट्री के साथ में जीत कर आई है। इनकी कंट्री में 120 टोटल सीट है यहां पर, तो उसमें से 64 सीट जो है वो अकेली इनको मिली है। यानी कि कोई भी कोalition की गवर्नमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहां पर जीत कर आई है। और ऐसा कई डिकेड में, लगभग 2 डिकेड में पहली बार हो रहा है। तो यानी कि 1996 में पहली बार ऐसा हुआ था। अब यहां पर देखने को मिल रहा है, ये 2020 में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक ह्यूज विक्ट्री आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं इनको ये रिवॉर्ड जो दिया गया है कोविड-19 के साथ में इनके द्वारा जो लड़ाई की गई है, उसका ये रिवॉर्ड यहां पर इनके लिए बताया जा रहा है। ओके, तो यहां पर जो ये पर्सनैलिटी है इनके द्वारा बोला गया था कि वो इकोनॉमी को इस डायरेक्शन में लेकर चलना चाहती हैं, जैसे कि एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए यहां पर एक तरीके से इकोनॉमी हो, जॉब हो। इसी के साथ में ट्रेन जो पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके लिए ट्रेन जो चलाई जाए प्रॉपर वे में, और वैसे भी लोगों को भी ट्रेन किया जाए स्किल के फील्ड में, ये भी यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर चलना। सोशल इनइक्वालिटी, कोविड-19 के चलते बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, उसको भी टैकल करके चलना है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में हो गया है। इसी के साथ में इनके द्वारा एक और बात बोली गई है
कि वी आर लिविंग इन एन ये इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं इंडिया पर फोकस करो, ठीक है, सॉरी यूएसए पर फोकस करो, इंडिया पर कहां फोकस करेंगे वो, यूएसए पर फोकस करो। कई सारी कंट्री जो है वो अपने ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है, और यहां पर आज के डेट में एक फोबिया सा क्रिएट हो गया है अगर बाहर से कोई लोग आकर काम करते हैं उनके खिलाफ। तो इसलिए यहां पर आज की डेट में कुछ ऐसे लीडर की जरूरत है जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में जो ग्लोबलाइजेशन का जो फंडा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है, तो ये जरूरी है कि इसको फिर से फोकस देकर चला जाए। तो न्यूजीलैंड को अगर आप लोग एक बार मैप में देखना चाहेंगे तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग यहां पर आएंगे तो आप लोगों को न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। आइए एक बार दूसरे मैप में भी हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग कोरिलेट कर पाओ इसको। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग इधर को होते हुए थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के नीचे आएंगे तो यहां पर ये कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है यहां पर न्यूजीलैंड, विलिंगटन इसकी कैपिटल है, और यहां पर तास्मान सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर ये जीत कर आई है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि एक वुमेन जो कि यहां पर वर्ल्ड को चला रही है, और वो भी एक बेहतर तरीके से, जहां जहां पर भी आप लोगों को जैसे कि मेल जो है काउंटर पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ले लीजिए, ठीक है, अपनी ही कंट्री में आप लोग लीजिए कोविड-19 के कितने सारे केस बढ़ गए, तो ढंग से चीजों को मैनेज नहीं किया गया है, पर लेकिन इनके द्वारा चीजों को अच्छे से मैनेज कर चला गया है, ठीक है। तो हल्का सा ये इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये भी आप लोग अगर अपनी कंट्री में अगर पुअर्टी के बारे में, भुखमरी के बारे में, उन सब चीजों के बारे में लिखना चाहते हैं, या फिर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है 76% हमारी कंट्री में जो गांव में लोग रहते हैं आज की डेट में भी वो न्यूट्रिश जो डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फुल पोषण एक जो डाइट है वो यहां पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आज के डेट में भी ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत पहले बोला गया था कि इंडिया जो है, इनके भारत जो है वो गांव में बसता है। तो अगर हम लोग गांव को ढंग से इंप्रूव नहीं कर पाए तो हम लोग चीजों को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर कंडीशन बुरी देखने को मिलती है। याद होगा कल आप लोगों को मैंने जो पीआईबी वाली वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आज की डेट में भी कंडीशन ये देखने को मिल रही है। अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है हैती, वहां पर जो मिट्टी की जो रोटियां बनाकर खाई जाती है, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी, जो औरत थी वहां पर रोटियां बना रही थी मिट्टी की, तो वो रोटियां खिलाई जाती हैं। रीजन यहां पर क्या है? रीजन यहां पर यह कि इतनी बुरी कंडीशन है कि जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पर, इसलिए मिट्टी, क्ले, जो मुल्तानी मिट्टी टाइप में जो मिट्टी होती है उसकी रोटियां बनाकर वो लोग खाते हैं। तो ये एक तरीके से डाइट तो बहुत दूर की बात है, एक बैलेंस डाइट तो बहुत दूर की बात है, एक डाइट नहीं मिल पाती है लोगों को, ये प्रॉब्लम काफी बड़ी यहां पर देखने को मिलती है। तो 3 आउट ऑफ 4 रूरल इंडियन अगर आप लोग बोले यहां पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि हर 4 में से अगर 3 लोगों को आप लोग बोलो तो वो एक न्यूट्रिश डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। ओनली 1% यहां पर ऐसा है जो न्यूट्रिश डाइट अफोर्ड कर सकता है। यानी कि अगर बोलकर चले लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छे से डाइट अपना अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हमारी कंट्री में आप लोगों को याद होगा इकोनॉमिक सर्वे की जब मैंने वीडियो ली थी आप लोगों के लिए, तो थालीनोमिक्स वहां पर पढ़ाया गया था। तो जो थालीनोमिक्स है यानी कि थाली कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, पहले थाली का प्राइस क्या था, थाली का प्राइस क्या है, तो उसके ऊपर एक काफी बड़ा लेक्चर यहां पर दिया गया था हमारी कंट्री में जब इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि थालीनोमिक्स जो है वो एक डिफरेंट, आप लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सारी पिक्चरें अच्छी दिखाना कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में। यानी कि जैसे कि फार्मर कितने सुसाइड कर रहे हैं उनका डेटा प्रस्तुत नहीं करने, ये लगेगा कि सबको सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसी हरकतें करना, ठीक है। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 45 साल में सबसे नीचे जा रहा है, उसका डेटा जनता को मत दिखाओ, जनता को लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं उसका डेटा मत दिखाओ, ये लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो सबके सामने डेटा ना आए तो ये लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पूरे साल आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोगों को लगता है काफी अच्छी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आप लोग अपनी तैयारी को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट देने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम लगाते रहना चाहिए ताकि आप लोग अपना लेवल पता चलता रहे। या दूसरे शब्द में थोड़ा सा एक टफ वर्ड यूज करूं तो औकात पता चलती रहे कि औकात कहां पर है हमारी, तो वो औकात हम लोगों को बढ़ानी होती है फिर आगे चलकर। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते रहें। तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में भी कम से कम सही चीजें सामने आनी चाहिए लोगों के। तो अभी बात जो की जा रही है यहां पर, ये जो टाइटल इसका रखा गया है अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिश जो डाइट है इन द रूरल इंडिया, तो ये यहां पर इसका ये टाइटल रखा गया है। और इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ये यहां पर कल्याणी रघुनाथन, इनके द्वारा कई सारे और लोगों के द्वारा मिलकर ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्जाम में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक ओवरव्यू इसके बारे में।
ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से बोला था कि संडे में डिस्कस कर लेंगे। ये है यहाँ पर किसके बारे में, ये है यहाँ पर आज की डेट में जो कंडीशन बनी हुई है पैलेस्तीन के अंदर, उसके बारे में, इजराइल के बारे में हामिद अंसारी साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया था। तो इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर देने जा रहा हूँ। टू नेशन थ्योरी के बारे में अगर बात करें, टू नेशन थ्योरी जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा बोला गया था कि इंडिया जो हो गया, अगर भारत की बात करें तो वो हिंदुओं के लिए हो गया और पाकिस्तान जो हो गया वो मुस्लिम्स के लिए हो गया। ठीक है, तो ये टू नेशन की थ्योरी यहां पर हमारी कंट्री में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, पर लेकिन उनकी ये थ्योरी फेल हो गई। यहां पर पाकिस्तान में मुस्लिम तो गए, पर लेकिन आज के डेट में हमारी कंट्री में कोई कम मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान से थोड़े से कम आप लोग बता सकते हैं, यानी कि हम लोग सब फिर भी मिलजुल कर यहां पर अपनी कंट्री में रह रहे हैं शांति के साथ में। तो इसका मतलब ये कि जिसके साथ में वो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को जो बहकाना चाहते थे कि हाँ आप लोग पाकिस्तान में आ जाओ, तो वो हमारी कंट्री के जो मुस्लिम थे वो अपनी कंट्री को लेकर, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर हमारी कंट्री को लेकर, क्योंकि उनकी भी कंट्री उतनी है जितनी हमारी है। हर एक इंडियन जो हमारी कंट्री में रह रहा है तो उनकी भी वो कंट्री उतनी है जितनी वो हमारी है। ठीक है, तो वो अपनी कंट्री में उनको चूज करना उन्होंने ज्यादा पसंद समझा, ना कि पाकिस्तान में जाना। और आज के दिन में सब अपनी बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि हामिद अंसारी साहब भी यहां पर उनमें से एक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम ले लीजिए, जिनका नाम सुनते यार आंखों से और दिल से रेस्पेक्ट निकलती है एक तरीके से इस इंसान की, एक तरीके से जब भी नाम आता है। तो ऐसे ऐसे इंसान आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और भी कई सारे फील्ड में आप लोगों को हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसे इंसान मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर ये एक तरीके से जो उनकी द्वारा थ्योरी दी गई थी वहां पर तो इंप्लीमेंट की नहीं गई, पर लेकिन इजराइल और पैलेस्तीन पर इसको इंप्लीमेंट करने का सोल्यूशन कई सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है। पहले आप लोग एक बार यहां पर देखिए कि ये लोकेटेड कहां पर है। आप लोग इस वाले मैप में इसको देखिए, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर थोड़ा सा इस साइड में आएंगे, आप लोग इसको जूम कर लेते हैं, ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। यहां पर हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी माइंड में। ये यहां पर देखिए, ठीक है, ये हो गया यहां पर वेस्ट बैंक हो गया यहां पर। ठीक है, ये हो गया यहां पर जेरूसलम, यानी कि इजराइल वाला पार्ट हो गया। थोड़ा सा इसको और करें तो यहां पर ये गाजा स्ट्रिप हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रीजन पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। सारा एरिया पैलेस्तीन के अंडर में हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में जब से 1948 से इजराइल पिक्चर में आया, तब से यहां पर ये आज की डेट में एरिया आप लोगों को ऐसा नजर आएगा, यानी कि पैलेस्तीन वाला जो एरिया है वो खत्म हो चुका है, और इजराइल जो कि ज्यूस के कंट्रोल में रहते हैं वो यहां पर 2012 की पिक्चर है। 2020 में हम लोग यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि और भी ज्यादा कहानी यहां पर खत्म हो चुकी है। तो जो टू नेशन थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लग नहीं रहा है कि वो कहीं पर टिकी हुई यहां पर मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट में पूछा जा चुका है और आगे भी बन सकते हैं, ये यहां पर जब आप लोग इजराइल के बारे में बात करेंगे तो ये पूरी जो ये वाला एरिया हो गया ये इजराइल का देखने को मिलेगा। बाकी जो पैलेस्तीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक तो है गाजा स्ट्रिप और दूसरा यहां पर ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो कंट्रोल किया जाता है फतेह कंट्रोल ग्रुप है, जिसको मॉडरेट बोलते हैं आप लोग। ठीक है, और यहां पर एक तरीके से ये मॉडरेट का मतलब है बातचीत से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। गाजा स्ट्रिप जो है यहां पर ये हमास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से भी ट्रीट की जाती है। ये बोलते हैं कि लड़के लेंगे आजादी, यानी कि एक तरीके से अपनी जो आजादी है वो इजराइल के साथ में लड़के लेंगे। इनको ये नहीं पता इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है इजराइल के, तो ये पॉसिबल नहीं है। अपना एक तरीके से कभी ना कभी अपना खुद का भी अस्तित्व गवा बैठेंगे। आज की डेट में जो हमारी एम्बेसी है इजराइल के अंदर में, वो तल अवीव में आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां पर जेरूसलम को एम्बेसी बता दिया है और यहां पर अपनी चीजें ट्रांसफर कर दी है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पास पास में हो गया सीरिया, हो गया यहां पर, ये हो गया जॉर्डन, ये हो गया इजिप्ट, ये आसपास वाले एरिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम यहां पर ये चल रही है कि अभी रिसेंटली यहां पर कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनको मिलाकर एक करने की कोशिश की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। एक अभी आप लोगों ने सुना होगा अब्राहम अकॉर्ड के नाम से यहां पर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट निकल के आया, जिसमें इजराइल, यूएई और बहरीन ये कंट्री ऐसी हैं जो मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गई हैं। नॉर्मली ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री रहती हैं, पर लेकिन कभी भी ये इजराइल के साथ में मिलकर एक ओपनली काम करने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पैलेस्तीन को उनका हक मिले। पैलेस्तीन जैसा एक कंट्री है तो उसको प्रॉपर वे में यहां पर सब काउंट करके चलें, पर लेकिन इजराइल उसका अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। तो ये कंट्री कहां पर है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाऊं एक बार, तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गई यहां पर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हो गया कतर, ये हो गया बहरीन। तो पर्शियन गल्फ के अंदर ये कंट्री है बहरीन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। यहां पर हो गया यहां पर हो गया गल्फ ऑफ ओमन। ठीक है, क्योंकि ओमन ये कंट्री हो गई और मस्कट यहां पर इसकी कैपिटल हो गई। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, कुवैत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मैप आप लोग जब भी देखा करें तो थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दिया करें मैप पर, ये यहीं से ही आप लोग के मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन को मना लिया कि इजराइल के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में इजराइल के साथ में सारी कंट्री अपने रिलेशन अच्छे करती हुई नजर आएगी। तो पैलेस्तीन का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं उसको साइड में रख दिया गया है यहां पर। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि आने वाले टाइम में इन एरिया में अगर शांति हो जाती है तो पैलेस्तीन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे और पैलेस्तीन का अस्तित्व जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। दोनों के द्वारा यहां पर अगर बात करें, अब्राहम जो एक तरीके से यहां पर पेट्रियार्कल जो एंटिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, ये सेकंड मिलेनियम बीसी में यहां पर बेसिकली 3 रिलीजन जिसको आप लोग देख सकते हैं यहां पर, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ठीक है, तो यहां पर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये तीनों मिलकर यहां पर बेसिकली जो कि लगभग 55% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो इन 3 रिलीजन से यहां पर निकल कर आती है। तो इसके चलते यहां पर चीजों को अगर मिलकर देखिए, अगर काम कर पाते हैं तो काफी अच्छी बात है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को सप्रेस किया जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही देखने को मिल रही थी कि यहां पर जब से अब तक यहां पर इजराइल के खिलाफ में थे ये सारी कंट्री, आज की डेट में कहीं ना कहीं मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर लेकिन पैलेस्तीन को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पैलेस्तीन को कहीं ना कहीं साइड में करते हुए जा रहे हैं। जो पैलेस्तीन की एक डिमांड थी कि कम से कम जो रिफ्यूजी हैं आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में पैलेस्तीन के रिफ्यूजी फैले हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करें। जब मैं अरब वर्ल्ड आप लोगों के लिए वर्ड बोलता हूं तो अरब वर्ल्ड में आप लोगों को ये नॉर्दर्न अफ्रीकन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये पर्टिकुलर रीजन जो ये आप लोगों को अरब वर्ल्ड में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है यहां पर, ये अरब वर्ल्ड में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर जो अरब वर्ल्ड है वो इजराइल के खिलाफ था, पर लेकिन आज की डेट में यहां पर ये इजराइल के साथ में अपने रिलेशन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मीडिएशन का काम कर रहे हैं। इसी के लिए बोला गया था कि लगभग 2021 में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को यहां पर नोबेल पीस प्राइज मिल जाए इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आज की डेट में ऐसा नहीं है कि ये ओनली कंट्री बन रही है यहाँ पर इजराइल, और इजराइल के साथ में यूएई और बहरीन। इजिप्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पर ये 1979 में ये पर्टिकुलर इस डील में जा चुका है इजराइल के साथ में। जॉर्डन जो है वो 1994 में यहाँ पर इस पर्टिकुलर डील में जा चुका है, पीस डील इजराइल के साथ में। अब यहाँ पर यूएई और बहरीन भी हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी कंट्री, जैसे कि इजिप्ट भी यहाँ पर चला गया, ठीक है, जॉर्डन जो इसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक मिनट यहाँ पर आप लोग देखिए, जॉर्डन भी कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से, 1 सेकेंड। तो जॉर्डन भी यहाँ पर अगर चला जाता है, ये देखिए, ठीक है, जॉर्डन चला गया, ठीक है। इसी के साथ में अभी आप लोगों ने देखा इजिप्ट चला गया, ठीक है, ये पहले ही चला गई चीजें। अभी यहाँ पर यूएई चला गया, यहाँ पर बहरीन चला गया। आने वाले टाइम में यहाँ पर जो इनका लीडर है सऊदी अरेबिया, वो इनडायरेक्ट वे में यूएसए के कंट्रोल में ही है कि यूएसए उसको एक तरीके से जैसे चाहे उससे काम करा सकता है। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सऊदी अरेबिया डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो काम कर रहा है। तो एम्बेसीज जो है वो एक्सचेंज की जा रही है, एम्बेसडर वगैरह एक्सचेंज की जा रहे हैं, एक साथ में वर्क करने की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ सेक्टर और सिक्योरिटी में मिलकर काम करेंगे। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से ये डोर ओपन कर रहा है मुस्लिम जो वर्ल्ड है उनके लिए, ताकि वो इजराइल के अंदर जो हिस्टोरिक जो भी प्लेसेस हैं उनको भी ये विजिट कर सकें, ठीक है। तो रीजन बेसिकली यही है कि जो इजराइल है यहाँ पर यूएई और बहरीन टुगेदर आ रहे हैं यहाँ पर। तो कंसर्न जो है उनका एक ये भी है, ईरान जो है एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और ये सारी कंट्री आप लोगों को सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री देखने को मिलेगी। तो रिलीजन के अंदर ये भी काफी बड़ा एक डिफरेंस नजर आता है कि शिया सुन्नी कम्युनिटी को लेकर इनके बीच में कई बार लड़ाई देखने को मिलती है। तो ये नहीं चाहते कि ईरान का इन्फ्लुएंस जो है इस पर्टिकुलर रीजन पर देखने को मिले। तो ईरान जो है यहाँ पर अगर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो वो इनके लिए खतरनाक होता है, तो इनमें आपस में नहीं बनती है। तो ईरान को लेकर भी दोनों काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो इसलिए भी ये इजराइल के साथ में अपना रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके साथ में मिलकर यहाँ पर आ गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। तो यहाँ पर कम्युनिटी टैग में जाकर आप लोग इसको जरूर बताइएगा कि आप लोग किस किस मीडियम से तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट थी उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ में यहाँ पर स्पुतनिक 5 जो दवाई के बारे में बात की जा रही है वो देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में जाना और किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चला जा रहा है, वो सारी चीजें समझी, कहां पर लोकेशन है। इसी के साथ में एक और रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना, तो ये यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये इजराइल अरब वर्ल्ड के बारे में जानने को मिला, मैप वगैरह कहां पर है, क्या कंडीशन है, और पैलेस्तीन का क्या मुद्दा चल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पैलेस्तीन जो पहले से यहाँ पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पर इसको लेकर। इंडिया पहले जो था हमेशा इनडायरेक्ट वे में इजराइल को यहाँ पर हम को नहीं कहता कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोगों को मूवीज में दिखाया जाता है कि पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, वो सबके सामने निकल कर नहीं आते हैं, यानी कि छुप छुप कर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमते हैं, जो भी एक तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, शादी होती है तो सबके सामने खुलकर आती है चीजें, ठीक है। पर लेकिन उससे पहले नहीं चाहते कि सबके सामने चीजें निकल कर आए।
तो इजराइल के साथ में इंडिया का कुछ ऐसे ही फंडा चल रहा था। इंडिया क्या कर रहा था इजराइल के साथ में? इजराइल के साथ में वैसे हम लोग कई सारे लेवल पर काम करते थे, पर लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग सबके सामने निकल कर आए, क्योंकि इजराइल जो था वो यहां पर अत्याचार कर रहा था पैलेस्टीन के ऊपर, इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो। इसलिए इंडिया अगर ऐसी कंट्री को सपोर्ट करे तो फिर ये सही नहीं था। तो इसलिए यूएन में इंडिया जो था कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं करता था, पर लेकिन फिर भी इजराइल अंडरस्टैंड करता था कि इंडिया क्या चाह रहा है, यानी कि एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे लेवल की थी दोनों कंट्री में। जब भी इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है, जैसे कि 2008 में अटैक हुआ, तो इजराइल जो सबसे पहले निकल के आता है। पुलवामा अटैक हुआ तो इजराइल सबसे पहले बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 में कोई चेंज किया गया, अगर कुछ भी कंडीशन होती है तो इजराइल सबसे पहले बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग इजराइल के साथ हमारी देखने को मिलती है। तो अगर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखकर चले, इजराइल काफी अच्छा है हमारे लिए, पर लेकिन अगर हम लोग बात करें एज ए पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, तो हम लोग थोड़ा सा इसलिए भी रहते हैं कि हमारी कंट्री भी काफी लार्ज स्केल पर, जो कई सारी ऐसे एक हमारी कंट्री भी लार्ज स्केल पर, हमारी कंट्री भी जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो कई बार हमारी कंट्री गवर्नमेंट इसको लेकर भी थोड़ा सा एक तरीके से जो पैर उठाती थी वो सोच सोच कर उठाती थी, कहीं हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो यहां पर इसको गलत नहीं समझने लगे। पर लेकिन अब यहां पर जो यूएई है, बहरीन है, कतर है, ये सारी कंट्री जाकर यहां पर बात करने के लिए तैयार हो रही हैं। तो अब हम लोग खुलकर यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो हमारा जो एंगल है इजराइल को लेकर वो अब चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू अगर पहले आप लोग इसको देखिएगा। तो अगर अपनी कंट्री के बारे में हम लोग आज के डेट में बात करें, तो हमारी कंट्री की आज के डेट में जो एम्बेसी है वो आज के डेट में भी आप लोगों को इजराइल की तल अवीव में देखने को मिलेगी। जबकि अगर दूसरी के बारे में आप लोग बात करें, कई सारी जो कंट्री है वो यहां पर अपनी जो एम्बेसी है वो कहीं ना कहीं यहां पर ट्रांसफर कर चुकी है। यानी कि हम लोग आज की डेट में भी यहां पर जो है अपनी जो एम्बेसी है वो यहीं पर ही रखे हुए हैं। जबकि इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो उनके द्वारा जो कैपिटल यहां पर जेरूसलम बताई जाती है, ये यहां पर एक तरीके से डिस्प्यूटेड रीजन है पैलेस्टीन और यहां पर इसके बीच में जो इजराइल है। पर लेकिन फिर भी हम लोग इससे अपनी डिस्टेंस बनाकर आज के डेट में भी रखे हुए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि दोनों को साथ में लेकर चला जा सके। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते हैं ईरान के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं। ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, पर लेकिन हम लोग को सऊदी अरेबिया के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सेम आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर आज के में आप लोग रसिया के बारे में बात करें, तो रसिया के इंडिया के साथ में भी रिलेशन अच्छे हैं और चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। तो रसिया चाहता है कि दोनों मिलकर काम करें, तो तभी यहां पर अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। जब हम लोग रसिया की या फिर यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं पर रसिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इन सब चीजों को आप लोग चेक करने बैठोगे, तो एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा कि हर एक कंट्री क्या चल रही है, वो अपने अपने फायदे के लिए सोच रही है, जहां पर भी उसको दिखता है कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और ये बैलेंस उनको बनाने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात क्या है, ये एक दूसरे की चीजें अंडरस्टैंड भी करते हैं, ये अच्छी बात लगती है यहाँ पर। यानी कि इजराइल को पता है कि इंडिया के जो रिलेशन है वो सऊदी अरेबिया के साथ में, ईरान के साथ में अच्छे हैं, तो वो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे उसके साथ में कैसे रिलेशन है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे साथ में तुम्हारे रिलेशन ऐसे होने चाहिए। तो ये इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। अगर ये ऐसा न करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, और ना ही अच्छे लेवल पर, जैसे कि जरा जरा सी बात में इजराइल बोल देता है कि कहीं पर भी बोलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो बातें नहीं निकल के आएगी। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है, और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरा गेम इसी चीज का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, पर फिर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इजराइल हमारे साथ में हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। अभी रसिया के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, रसिया जो है हमारे साथ भी अच्छे रिलेशन रख रहा है, और रसिया जो है पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रख रहा है, और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन रख रहा है। तो रसिया की एक आज के डेट में थोड़ी सी कमजोरी बन गई है चाइना, कहीं ना कहीं। रीजन क्या है, रीजन ये कि जब से रसिया जो है G8 कंट्री में हुआ करता था, उससे बाहर निकला है, यानी कि G7 बन गया, तब से लेकर अगर आज तक आप लोग चेक करोगे रसिया को, तो रसिया की काफी हद तक डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ गई है, और खासकर क्रीमिया वाले इशू को लेकर तो और ज्यादा मुद्दा हो गया है। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं एक बार उनको बता देता हूं। ये यहां पर अगर आप लोग देखिएगा, ये पर्टिकुलर कंट्री हो गया यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन का जो छोटा सा जो ये रीजन है यहाँ पर, जैसे हमारी कंट्री के नीचे श्रीलंका लटका हुआ है आप लोग जैसे बोलते हैं, कई बार देखते हैं उसको, तो यूक्रेन का ये वाला जो रीजन है, ये क्रीमिया वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ब्लैक सी के अंदर में आता है। तो यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया, और उस रेफरेंडम में ये रसिया के कंट्रोल में आ गया। तो तब से लेकर आज तक का अगर आप लोग इस कंडीशन को देखिएगा, ये यहाँ पर रसिया को इसको ध्यान में रखते हुए G7 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि G8 से बाहर निकाल दिया गया, G7 कंट्री रह गया। तो कई बार ऐसी बातें देखने को यहां पर मिल जाती है कि इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सीधी सीधी ये हो जाती है कि अब इनकी डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर बढ़ गई है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई इनके साथ में ढंग से कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो रसिया को कई बार आज के में ये भी बोला जाता है कि सबऑर्डिनेट बन गया है चाइना का।
हम लोग नहीं चाहते, जैसे कि क्वाड ग्रुप में हम लोग बात करते हैं, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग कल को चलकर कोई कंट्री हम लोग को बोले कि हम लोग सबऑर्डिनेट बन गए हैं यहां पर यूएसए के। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छा रखना, तो हम लोग अच्छे रखते हैं। चाइना के साथ में जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम लोग रिलेशन अच्छे रखते हैं। रशिया के साथ में हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया यूएसए से कि हम लोग S-400 सिस्टम कि रशिया से न खरीदे, पर लेकिन इंडिया ने S-400 सिस्टम रशिया से खरीदा, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग, हमारा संविधान खुद बोलता है कि एक सोवरन कंट्री है, हमारी संप्रभुता है, हम लोग अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, किसी के प्रेशर में आकर हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। जो हमारी कंट्री के लिए सही होगा वो हम लोग डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं यूएसए भी इस बात को समझता है, पर लेकिन यूएसए का एक रवैया अलग है, वो एक अलग तरीके से इसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, पर फिर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। यूएसए ने हम लोगों को बोला अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेजो, हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएसए के कंट्रोल में रहते हैं, पर हाँ कुछ जगह जहां हम लोग को लगता है यूएसए की बात मान लेनी चाहिए, हम लोग वहां पर मानते हैं, क्योंकि हम लोग को फायदा भी बहुत ज्यादा है यूएसए से। तो इसी के चलते जब यूएसए ने हम लोग को बोला ईरान से अपना जो इंपोर्ट है वो थोड़ा कम करो, तो ईरान से हम लोगों ने इंपोर्ट वगैरह कम किया, पर लेकिन ईरान के साथ में हमारे रिलेशन जो है उसको लेकर थोड़ी खटास में भी आ गए। तो एक बैलेंस बनाना, पूरी लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है यार। ये तो आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन की बात चल रही है, फैमिली में बैलेंस बनाना, पढ़ाई में बैलेंस बनाना, अपनी हेल्थ के साथ को लेकर अपने काम में बैलेंस करना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लाइफ में बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। तो जरूरी है कि इन सब चीजों में आप लोग एक बैलेंस बनाकर रखें। तो ये एक वर्ल्ड का एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया। आई होप कि आप लोगों को चीजें कुछ ना कुछ नई सीखने को जरूर मिली होगी। तो अगर आप लोगों ने यहां तक लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, और इसी के साथ में जो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट किया है उस पर अपना वोटिंग जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।